प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक हेड है, टेल, यानी हेड टेल। यहाँ देखें, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक नाम से क्लियर है, ये क्या है, वाटर लविंग और ये वाटर हेटिंग, यानी हेड को जो वाटर पसंद है पर टेल को नहीं पसंद। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट देखें, बाई लेयर है, यानी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अगर इसको फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं तो इसका बाई लेयर है, यानी 2 लेयर्स का फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। अगर एक सेल है, फॉर एग्जांपल एक अगर सेल कुछ ऐसा है, ठीक है, तो उसका ये लेयर जो होगा इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसे होगा ना कि हेड टेल हेड, तो ये जो लेयर होगा, अगर हाँ, अब ये इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना मोटाई का, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सेल का थिकनेस, फॉर स्टडी पर्पस हम बता रहे हैं, किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर थिकनेस ये है तो उसमें हेड और टेल दोनों बीच में और हेड दोनों, यानी इसका जो बाई लेयर है वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर हेड टेल्स। यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, यानी फॉस्फोलिपिड्स भी है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट चेन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो या कार्बोहाइड्रेट चेन हो या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो, इन सब का अपना अपना एक सेपरेट फंक्शन है जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब देखते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स आर फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल as they control passage of substance into and out, regulating intracellular environment। कहने का मतलब क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर सेल है उसके अंदर कोई चीज़ एंटर करना है तो वो भी कहाँ से करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही करेगा। कोई चीज़ एग्जिट करना है वो भी कहाँ से करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करेगा। तो क्या है कि सेल के सर्वाइवल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें हम यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं। एक है सेल का सर्वाइवल और दूसरा है इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। ये क्या है, सेल का सर्वाइवल यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कि फॉर एग्जांपल इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, ये यहाँ से मेंटेन होता है और डिस्टर्ब भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल किसी सेल का पीएच अगर हमको मेंटेन करना है कि 6.4 होना चाहिए, ठीक है, पीएच अगर 6.4 हो, पर क्या अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ऐसे आयंस को एंटर करवा रहा है जो इस सेल के पीएच को या तो डिक्रीज कर देगा या इंक्रीज कर देगा। तो अगर इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट अगर अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं हुआ तो सेल सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हम लोग आगे स्टडी करेंगे, चाहे वो पैथोलॉजी हो गए या फिर अलग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वगैरह में, जहाँ पे क्या होता है कि सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल का जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन सही तरीके से नहीं होता है, तो उसका इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। उस एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से अल्टीमेटली वो सेल क्या कर जाता है, सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, तो सेल का सर्वाइवल और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, ये दोनों चीजें कहां से मेंटेन हो रही है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ प्रोटीन सुगर्स एम्बेडेड इन देम, लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट। सेम चीज जो हम लोग बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन हम लोग देख लिए हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट चेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, तो वो क्या है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड है, शुगर मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, अलग अलग चीजें उसमें इंक्लूडेड है। कि यहाँ पे जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड ये इस तरीके से अरेंज है कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन हो गया यानी टेल वाला रीजन है, ये क्या करता है, वाटर को बाहर रिपेल करता है, यानी एक्सटर्नल अगर वाटर है तो उसको बाहर करेगा, और इंटरनल अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इस एरिया के, यानी इसके नीचे हम लोग इनसाइड मान लें, ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल है ये, ठीक है, और ये आउटसाइड है ना। तो क्या करता है कि ये हाइड्रोफोबिक वाला रीजन जो टेल का हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये एक्सटर्नल वाटर को बाहर पुश कर देता है, यानी बाहर ही रहने देता है, और इंटरनल को इंटरनली ही रहने देता है। तो ये दोनों चीजों को मेंटेन करता है, और ये क्या है, एक सैंडविच लेयर है। इस मॉडल को हम लोग सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि अभी हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग स्टडी करते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली है क्या। दोज प्रोटीन दैट एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन प्रोवाइड चैनल्स दैट अलाउ द पैसेज। अब ये है क्या देखते हैं। एग्जाम्पल पैसेज इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी ये पैसेज किन चीज़ों को करवाता है, इनका इलेक्ट्रोलाइट्स का या नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब देखे थे, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या या कैसा होता था, यहाँ देखे थे ना कि लिपिडो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता था, ये टेल है ना, टेल है जो क्या है हाइड्रोफोबिक है ना, जो एक्सटर्नल वाटर को बाहर पुश कर देता था और इंटरनल को भी इंटरनली रखता था। उसी में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये हम लोग देखें एक बड़ा सा, इसको मान लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पीएम ओके शॉर्ट में है, ये है। अब बेसिकली अब आगे है क्या, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच टू मेम्ब्रेन प्रोटीन गिविंग द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड सेल्फ मार्कर्स। बेसिकली होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट अटैच, कुछ हर कार्बोहाइड्रेट्स के चेन्स अटैच होते हैं। उससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी मिलता है सेल को, जिसको हम लोग सेल्फ मार्कर्स भी बोलते हैं। ये सेल्फ मार्कर्स क्या होते हैं जब हम लोग आगे देखेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा, पर फिलहाल समझने के लिए इतना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट, ये जो चेन्स है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट चेन्स है ना, कार्बोहाइड्रेट चेन्स है। इससे क्या होता है, सेल को उसका जो है इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी मिलता है, जिसको हम लोग सेल्फ मार्कर्स भी कहते हैं। आगे एक्ट एज रिसेप्टर्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट फॉर हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या करता है, एज अ रिसेप्टर काम करता है। कहने का मतलब कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है और उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के चेन्स अटैच्ड हैं, है ना। तो क्या हुआ, इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आया क्या, कि ये सारी चीज़ें जो है इसको सेल्फ मार्कर बोलेंगे। और ये क्या करता है, एज अ रिसेप्टर काम करता है, एज अ रिसेप्टर काम करता है। रिसेप्टर के बारे में बहुत बेसिक चीज़ समझें तो ये एक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होता है। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट रिसेप्टर, जैसे अगर कोई जब लोग हार्मोन्स के स्टडी करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में, जब वहाँ पर हार्मोन्स के एक्शन देखेंगे, या फार्माकोलॉजी में जब ड्रग्स का एक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे रिसेप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल होता है। होता क्या है, अगर कोई हार्मोन्स आता है तो उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। यानी ऐसा है कि अगर हम लोग मान लें कि ग्रोथ हार्मोन्स की हम लोग बात करें, तो ग्रोथ हार्मोन्स वहीं पे काम करेगा या वहीं पे रिएक्ट करेगा जहाँ पे क्या होगा, उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, या कोई भी हार्मोन वहीं पे काम करेगा जहाँ पे उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। एंड अदर केमिकल मैसेंजर, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह भी जो हम लोग देखेंगे कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में देखेंगे कि क्या केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो वहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। यानी ऐसे समझ जाए, ये हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ क्या है, वेसाइकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसाइकल्स है, और ये जो है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसको आप मान लीजिए कि रिसेप्टर है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आए इस स्पेस में, साइनेप्स में, और फिर क्या है, ये रिसेप्टर स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके ही बाइंड करते हैं और उसके बाद उसका एक्शन होता है। कहने का मतलब कि जहाँ पे जो रिलीज हुआ कोई हार्मोन है वो रिलीज हुआ और वो वहाँ पे एक्शन दूसरे जगह पे जब उसको जाके एक्शन करना है तो एक्शन तभी करेगा जब वो रिसेप्टर से बाइंड होगा। और हर हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है या हर न्यूरोट्रांसमीटर का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। वही रिसेप्टर बनाता है यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट चेन मिलता है, तो वो एज अ रिसेप्टर, है ना, एक्ट एज अ रिसेप्टर, यानी वो रिसेप्टर के जैसा काम करता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म चैनल्स दैट आर फिल्ड विथ वाटर एंड अलाउ वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयंस टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल की मेम्ब्रेन है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें वाटर फिल्ड होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंटर यानी आयंस एंटर करता है और ये पास करवाता है। ये ऐसे भी काम करता है, यानी एक तरह का चैनल बना रहा है ना, कि यहाँ ये मान लें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये एक्ट एज अ चैनल्स। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयंस जो एंटर किया और यहाँ पे फिर ये आयंस इधर इनसाइड सेल आ गए या फिर ये बाहर या अंदर के काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड सेलेक्टिव बैरियर्स टू सब्सटेंसेस एंटरिंग और लीविंग। यहाँ पे एक चीज़ है, एक वर्ड है सेलेक्टिव बैरियर यानी स्पेसिफिक बैरियर। यहाँ पे सेलेक्टिव का मतलब समझ जाइए स्पेसिफिक या फिर नॉट जनरलाइज्ड। कहने का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है सेलेक्टिव बैरियर्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर तो प्रोवाइड करता है लेकिन वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है या जनरलाइज नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजिन कर लें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो चीज़ें एंटर होना चाहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी जो यहाँ पे एंटर होना चाहती है, तो ये सब के लिए बैरियर नहीं होता है। कुछ को एंटर करने देता है और कुछ को बिल्कुल नहीं करने देता, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि सिलेक्टिव बैरियर होता है। और ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन चीज़ें एंटर करेगी या कौन चीज़ें नहीं एंटर करेगी, तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स है, जिसमें से एक फैक्टर है पार्टिकल साइज। ये क्या है, वाटर कैन पास फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूज़न। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफ्यूज़न होता है, ऑस्मोसिस होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो देखेंगे। पर फिलहाल हम लोग ये समझिए कि वाटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है बाय सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये क्रॉस कर जाता है। एक और चीज़, टू बिग पार्टिकल डजंट क्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी ऐसे पार्टिकल जिनका साइज बहुत बड़ा है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Pores or specific channels in the plasma membrane admit certain substance but not others। यहाँ पे अगर इमेजिन फिर से करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कुछ पोर्स होंगे। इमेजिन कर लेते हैं कुछ पोर्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग समझे तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, ये है ना पोर्स हो गए या फिर चैनल्स जो हैं, ठीक है, चैनल्स हैं। तो ये चीज़ें क्या है, पोर्स और स्पेसिफिक चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एडमिट सर्टेन सब्सटेंसेस बट नॉट अदर्स। यानी यहाँ पे हम देखते हैं ना स्पेसिफिक बैरियर्स हैं यानी सेलेक्टिव बैरियर्स है। सेम कुछ वैसा ही काम यहाँ पे पोर्स भी करता है। यहाँ कहने का मतलब कि जो पोर्स, अगर फॉर एग्जांपल ये पोर है, इमेजिन कर लेते हैं किसी ए प्रोडक्ट या कुछ ए सब्सटेंस है जिसको एंटर करने देता है ये पोर, तो अब ये पोर जो है ना कोई बी सब्सटेंस है उसको एंटर नहीं करवाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ए के लिए ही है, यानी ये स्पेसिफिक चैनल है, ये बी के लिए नहीं होगा। सेम चीज़ आगे क्या है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इंश्योर दैट। अब ये देखिए पहली चीज़ है कि ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यानी परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज़ हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, तो ये सेमी परमिएबल यानी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यहाँ की बात हो रही है। तो सेलेक्टिव परमिएबल इंश्योर दैट the chemical composition of the fluid inside the cell is different from the interstitial fluid that bathes them। कहने का मतलब कि अब फिर से मानते हैं ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। तो अब एक सेल फिर से इमेजिन कर रहे हैं, ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा जो है सेल के बाहर का, और ये सेल है। ये परमिएबिलिटी क्या है सेल की, सेमी परमिएबल है यानी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या इंश्योर करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूइड दैट बाथ्स। अब सेल के चारों ओर फ्लूइड है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पता है, ठीक है, चारों ओर फ्लूइड, इसको ECF कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये सेमी परमिएबिलिटी इंश्योर करता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन यानी सेल का केमिकल कंपोजिशन, ओके, और ECF का केमिकल कंपोजिशन। फिलहाल हम लोग सेमी परमिएबिलिटी यहाँ फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सेल का। तो सेल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो ECF के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा।
क्यों? क्योंकि सेल का एनवायरनमेंट जो है वो अलग तरीके से काम करता है, सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट अलग तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, तो ये अलग तरीके से इसको एनवायरनमेंट चाहिए, इसका पीएच डिफरेंट होगा, इसके अंदर के जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल कि अगर लिपिड का या फिर प्रोटीन्स का या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन यहाँ और यहाँ में डिफरेंट है, तो ये सेमी परमिएबिलिटी ही है, ये इसका कैरेक्टर ही है जो उस सेल के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है और किसी तरह के चेंजेस से बचाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप से होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो वही हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं। पहली बात कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा, एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का आउटर ये कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू होगा, यानी कोई और चीज़ें नहीं है इसमें कि कुछ और इन्वॉल्व है, नहीं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो इनसाइड आ रहा हो या फिर आउटसाइड जा रहा हो। देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन plasma and organelles membranes and move down the concentration gradient downhill without using energy। important ये है without using energy, इसे समझना कि एनर्जी का यूज क्या। अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका? सब्सटेंस का क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या है अब अगर ये सेल की बात हो रही है, ठीक है, तो सेल में तो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा, जब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे ऑर्गेनेल्स में तो उसका भी कवरिंग होगा ना, तो वही है कि सेमी उसका भी कवरिंग जो होता है, यानी उसका जो मेम्ब्रेन होगा ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन, उसको भी तो उसमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो वो भी बता रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वहाँ वो ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे सब्सटेंस क्रॉस करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है या ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन हो सकता है, एंड मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउनहिल विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब एक चीज है, एक होता है अपहिल और एक होता है अपहिल और एक होता है यहाँ पे डाउनहिल। डाउनहिल क्या होता है कि ध्यान रहे कि डाउनहिल होगा हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये क्या है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो एक वाटर का हम बीकर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और एक बीकर है जिसमें वाटर कम है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि वाटर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन, इसमें अगर एक चैनल लगा दें तो इसमें मूवमेंट को अगर पाथवे क्रिएट कर दें तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और इसमें तो कोई एनर्जी यूज होगा नहीं, यानी जहाँ पे ज़्यादा है ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। तो यही है डाउनहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट होगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर वो आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ पे क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, वहाँ वो आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। फिलहाल क्या है कि ये डाउनहिल देख लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना है। जब भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की जब भी बात करेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे ये पता है कि सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, तो ये तो ध्यान में रहेगा। पर याद रखना है कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है विदाउट यूजिंग एनर्जी, और ये डाउनहिल मूवमेंट, ठीक है। एक पहला चीज ये कि विदाउट यूजिंग एनर्जी, और दूसरा ये रिमूव द डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउनहिल मूवमेंट यहाँ पे होगा। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में पहला आता है डिफ्यूजन। ये क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेम चीज वही बात कि डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम चीज यहाँ पे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। उसमें भी कुछ चीजें इंक्लूडेड होती है, वो आके देखेंगे। लिपिड सॉल्युबल, अच्छा, डिफ्यूजन के थ्रू, अब जैसे में अलग अलग सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा और डिफ्यूजन के थ्रू भी होगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल एग्जांपल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड एंड एस्टेरॉइड्स, ठीक है, क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिसॉल्विंग इन द लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। हम लोग एक चीज देखे थे, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे तो उसमें देखे थे ना कि फॉस्फोलिपिड लेयर है, तो लिपिड वाला जो पोर्शन होगा उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद वो चीजें क्रॉस कर जाता है, तो बाय डिसॉल्विंग इन द लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके।
वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स, एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर आयंस की बात हो रही है जो वाटर में सॉल्युबल होगा, ये क्या होगा, क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पासिंग थ्रू द वाटर फिल्ड चैनल्स। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में क्या होता है, वाटर फिल्ड होता है, किसी किसी प्रोटीन में देखे थे कि वो वाटर फिल्ड चैनल्स बनाता है। तो ऐसे चैनल जिनमें क्या होगा, ऑलरेडी वाटर फिल्ड होगा। ओके, ये ऐसे मान लें कि हम लोग ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसमें वाटर फील्ड है, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, जो भी यहाँ पे दिखा होगी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, इनमें डिसॉल्व होती है और सेल के अंदर एंटर करती है। सेम चीज यहाँ डिसॉल्व हुई और सेल के बाहर, तो ये वाटर फील्ड चैनल्स है। तो जब लोग डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन में दो चीजें ध्यान रखने वाली, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, ये कैसे क्रॉस करते हैं, क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिसॉल्विंग इन लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। जो लिपिड पार्ट होगा मेम्ब्रेन का, उसमें डिसॉल्व होती है और उसके बाद वो क्रॉस करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो। यहाँ पे ना वाटर सॉल्युबल मटेरियल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पासिंग थ्रू द वाटर फिल्ड चैनल्स, यानी ये क्या है कि वाटर फिल्ड चैनल्स में डिसॉल्व होती हैं और फिर उसको क्रॉस करती हैं। डिफ्यूजन का एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन कैसे 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 डिफ्यूज होता है। यहाँ पे क्या है, ये जो है एल्वियोलाई, ठीक है, और ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि एल्वोलाई में किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का। अच्छा, एल्वोलाई जिन लोगों को भी आइडिया ना हो तो बता दें कि लंग्स में, ठीक है, लंग्स हम लोग का जो फेफड़ा होता है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वोलाई होता है। और क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होती है या फिर गैस इंटरचेंजेस होते हैं वो कहाँ होता है, एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स में, यहीं पे होता है। यानी वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, उसमें फिर अलग अलग सेल्स होते हैं, निमोसाइट 1, 2, 3, उसमें अलग अलग फिर सेल्स होते हैं। तो फिलहाल हम लोग एल्वोलाई की बात कर देते हैं। ये लंग्स में एंटर किया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ कि जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, O2 पूरा भरा हुआ है, ठीक है, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स में O2 का कंसंट्रेशन कम है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये डिफ्यूज होकर के ये एल्वोलाई को क्रॉस करके, ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके फिर ब्लड वेसल्स में फिर ऑक्सीजन आ जाता है सप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसे आ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू, यानी एग्जाम्पल डिफ्यूजन का हम लोग ध्यान रखना हो तो ये सारी चीजें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, ये लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स है। वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स में आके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और एक और बात कि जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स है वो डिसॉल्व करके, यानी डिसॉल्व होता है लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है। और वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स क्या करता है, क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पासिंग थ्रू द वाटर फिल्ड चैनल। वाटर फिल्ड चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू ये क्रॉस होता है। इसमें जब हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, फिर वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो फिर ये हाई, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा मूवमेंट होगा, और ऑक्सीजन का एल्वोलाई टू ब्लड वेसल्स, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड वेसल्स टू एल्वोलाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। डिफ्यूजन के बाद हम लोग देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या है, दिस passive process is used by some substances that are unable to be diffused through the semi-permeable membrane unaided। कहने का मतलब कि ऐसा ये प्रोसेस, ये भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कुछ चीजें इनको फैसिलिटेट किया जाता है। यानी कि अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसा सेकंड पार्टी, कुछ ऐसा सेकंड पार्टिकल या कुछ ऐसा इन्वॉल्व होगा जिसके हेल्प से वो डिफ्यूजन होता है, वो फैसिलिटेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो क्या होता है, अनेबल होता है, अनेबल टू डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर पाता, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूज नहीं कर पाता। उसका एग्जांपल है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये होता कैसे है, तो मैकेनिज्म देखते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक साइट होता है जो अट्रैक्ट एंड बाइंड सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। वो सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है और बाइंड करता है विथ लॉक एंड की मैकेनिज्म। फिर क्या होता है, कैरियर चेंजेस इट्स शेप एंड डिपोजिट द सब्सटेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। होता क्या है, इमेजिन करते हैं कि एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या है
कि यह है ना स्पेशलाइज प्रोटीन, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा कोई स्पेशलाइज कैरियर प्रोटीन है। एक स्पेशलाइज कैरियर प्रोटीन इमेजिन कर लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फॉर इमेजिनेशन और स्टडी पर्पस के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसको क्या बोल देते हैं, स्पेशलाइज कैरियर प्रोटीन। ओके, कैरियर प्रोटीन है, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक साइट अट्रैक्ट बाइंड एंड, अच्छा यहाँ पे जो किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं, ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुंच गए हैं। मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज और एमिनो एसिड ग्लूकोज है। अब ये क्या है, ग्लूकोज है। अब यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसे बाइंड करेगा। जो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आके हो गया ग्लूकोज बाइंड, ठीक है। इसका जो भी मॉलिक्यूल है ये आके बाइंड हो गया कैरियर प्रोटीन से। आगे क्या है, विथ लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म समझे, ये क्या है, बस सिंपल सा चीज है कि एक ताला को खोलने के लिए एक ही चाबी चाहिए होता है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चाबी से एक ताला खुल जाता है, नहीं। तो स्पेसिफिक है, पहले चीज बोले ना कि स्पेसिफिक साइट होता है और वो स्पेसिफिक होता है, यानी अगर ये हम लोग मान लें कि ये कैरियर प्रोटीन सिर्फ अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, है ना, तो ये किसी और चीज का फिर नहीं कराएगा, ठीक है, ये ग्लूकोज का ही कराएगा। यही है कि विथ लॉक एंड की मैकेनिज्म कैरियर चेंजेस इट्स शेप्स एंड डिपॉजिट द सब्सटेंसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये मेम्ब्रेन, ये कैरियर प्रोटीन है, इससे ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ के आकर के कैरियर प्रोटीन पे बाइंड हो गया। अब ब्लॉक एंड की मेथड से बाइंड हुआ है। फिर क्या होगा नेक्स्ट, ये यानी सेम मॉलिक्यूल या सेम कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे था तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आकर के ऐसे हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल को इस साइड लाएगा। फिर क्या, कैरियर चेंज इज शेप एंड डिपॉजिट द सब्सटेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये सब्सटेंस जो अदर साइड लेके आया है इसको डिपॉजिट कर देगा, यानी यहाँ पे आके रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। आगे क्या है, एज देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कैरियर्स देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ substances that can be transported at any time. This is known as transport maximum. अब हम लोग इमेजिन कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, हर सब्सटेंस का उसका कैरियर प्रोटीन होगा, कैरियर प्रोटीन होगा तो उसकी भी लिमिट होगी ना। ऐसा है कि अगर हम मान लें कि फॉर एग्जांपल एक सेल में अगर 100 कैरियर प्रोटीन्स हैं तो वो एक बार में 100 ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बता रहा है कि एज देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ कैरियर्स देयर इज अ लिमिट, यहाँ पे वर्ड आ गया है लिमिट, टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट एनी टाइम। दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब आएगा कि अब मान लें कि 100 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो एक बार में वो 100 ही कर पाएगा, ठीक है। तो वो उसकी लिमिट होगी। तो अगर हमको पता है कि इस सेल में इतने कैरियर प्रोटीन्स है, एग्जांपल अगर हम लोग 100 का ले रहे हैं तो उसका मैक्सिमम लिमिट 100 ही होगा, तो ये इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। एक और चीज क्या होता है कि कई बार बहुत सारे कंडीशंस में ये ट्रांसपोर्ट कैरियर में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन फिर हैम्पर होगा। अगर कैरियर प्रोटीन्स में प्रॉब्लम आएगा तो वो क्या होता है कि फिर वो जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन वो हैम्पर हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा या उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता क्या है। पहली बात, अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का उसका नाम और फिर वो काम कैसे करता है, और अगर वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आए तो किस तरह के डिजीजेस होते हैं, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उससे आप रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीसरा है ऑस्मोसिस। ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिजल्ट्स इन इक्वल कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। Specifically refers to diffusion of water down its concentration gradient. ऑस्मोसिस भी जब देखेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली रेफर्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर की बात हो रही है। डिफ्यूजन हम लोग देखे थे ना कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा है, ऑस्मोसिस में भी सेम हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है वाटर की, यानी कि डाउन इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ पे भी जो है हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन की बात, हाई टू लो की बात हो रही है। होता क्या है,
और यहाँ पे देखिए कि ऑस्मोसिस तब तक होता है जब तक दोनों साइड का जो है कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, यानी इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। यानी ऑस्मोसिस होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होगा, रिजल्ट क्या करेगा, इक्वल कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड। इमेजिन कर लें कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लगा दे रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं, और इसमें ओके ये है 500 ml और ये है 1000 ml, ठीक है। तो इस साइड ए और साइड बी, बीकर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ 500 ml तक वाटर फिल्ड है, इसमें 1000 ml तक वाटर फिल्ड है, ठीक है। अब क्या है कि ए साइड में हम लोग मॉलिक्यूल्स जो हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं कि इसमें जो है 500 शुगर के मॉलिक्यूल्स है, और इस साइड क्या है, बी साइड क्या है, बी साइड भी है 500 शुगर के मॉलिक्यूल्स, 500 शुगर मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे 500 ml वाटर फिल्ड है और बी साइड क्या है, 1000 ml वाटर फिल्ड है, पूरा 1000 ml वाटर फिल्ड है। एक चीज हम लोग देखें, साइड ए में 500 शुगर मॉलिक्यूल्स है, साइड बी में 500 शुगर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन क्या है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन 500 ml ही है और यहाँ पे 1000 ml है, यानी बी साइड में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा हम लोग देखें, ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक कि दोनों साइड, साइड ए और साइड बी यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए या इक्विलिब्रियम ना हो जाए, तब तक होते रहेगा। होगा क्या, यहाँ जो पानी है, ये वाटर जो है, ये साइड ए की ओर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन है वाटर का और यहाँ लो, तो ये ए बी साइड से ए की ओर आने लगेगा, ठीक है। और ये तब तक आएगा जब तक कि दोनों साइड इक्वल वाटर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स भी तो इक्वल है, तो इक्वल लेवल पे जब तक दोनों साइड नहीं आएगा तब तक ऑस्मोसिस होते रहेगा। हम लोग एक देखेंगे कि जब हम लोग रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि जिधर सॉल्ट होता है यानी जिधर सोडियम होता है ना, वहां पे वाटर को लेके आता है। बेसिकली क्या होता है कि जहां सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पे वाटर को ले करके आता है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स की जगह अगर सोडियम रख दे यानी सॉल्ट रख दे तो भी क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा इस साइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसके वजह से क्या होगा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस साइड अट्रैक्ट होंगे। तब तक अट्रैक्ट होंगे जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड इक्विलिब्रियम ना हो जाए यानी कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीसरा है ऑस्मोसिस। ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिजल्ट्स इन equal concentration on both side of the membrane, specifically refers to diffusion of water down its concentration gradient। ऑस्मोसिस भी जब देखेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली रेफर्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर की बात हो रही है। डिफ्यूजन हम लोग देखे थे ना कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा है, ऑस्मोसिस में भी सेम हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है वाटर की, यानी कि डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ पे भी जो है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की बात, हाई टू लो की बात हो रही है। होता क्या है, और यहाँ पे देखिए कि ऑस्मोसिस तब तक होता है जब तक दोनों साइड का जो है कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, यानी इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। यानी ऑस्मोसिस होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होगा, रिजल्ट क्या करेगा, इक्वल कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड। इमेजिन कर लें कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लगा दे रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं, और इसमें ओके ये है 500 ml और ये है 1000 ml, ठीक है। तो इस साइड ए और साइड बी, बीकर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ 500 ml तक वाटर फिल्ड है, इसमें 1000 ml तक वाटर फिल्ड है, ठीक है। अब क्या है कि ए साइड में हम लोग मॉलिक्यूल्स जो हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं कि इसमें जो है 500
500 शुगर के मॉलिक्यूल्स है, और इस साइड क्या है, बी साइड क्या है, बी साइड भी है 500 शुगर के मॉलिक्यूल्स, 500 शुगर मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे 500 ml वाटर फिल्ड है और बी साइड क्या है, 1000 ml वाटर फिल्ड है, पूरा 1000 ml वाटर फिल्ड है। एक चीज हम लोग देखें, साइड ए में 500 शुगर मॉलिक्यूल्स है, साइड बी में 500 शुगर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन क्या है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन 500 ml ही है और यहाँ पे 1000 ml है, यानी बी साइड में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा, हम लोग देखें, ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक कि दोनों साइड, साइड ए और साइड बी यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए या इक्विलिब्रियम ना हो जाए, तब तक होते रहेगा। होगा क्या, यहाँ जो पानी है, ये वाटर जो है, ये साइड ए की ओर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन है वाटर का और यहाँ लो, तो ये ए बी साइड से ए की ओर आने लगेगा, ठीक है। और ये तब तक आएगा जब तक कि दोनों साइड इक्वल वाटर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स भी तो इक्वल है, तो इक्वल लेवल पे जब तक दोनों साइड नहीं आएगा तब तक ऑस्मोसिस होते रहेगा। हम लोग एक देखेंगे कि जब हम लोग रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि जिधर सॉल्ट होता है यानी जिधर सोडियम होता है ना, वहां पे वाटर को लेके आता है। बेसिकली क्या होता है कि जहां सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पे वाटर को ले करके आता है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स की जगह अगर सोडियम रख दे यानी सॉल्ट रख दे तो भी क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा इस साइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसके वजह से क्या होगा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस साइड अट्रैक्ट होंगे। तब तक अट्रैक्ट होंगे जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड इक्विलिब्रियम ना हो जाए यानी कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बढ़िया एग्जांपल मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप। एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम, एक मिनट, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इसका पूरा नाम है। क्योंकि एक्चुअली होता ये है इसमें कि एटीपी जो होता है ना, एटीपी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल सेल प्रोसेस द पंप, यानी सारे सेल्स में ये पंप होते हैं। दिस सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन द अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट में यूज अप टू 30% ऑफ द सेलुलर एटीपी। ओके, बेसिकली क्या है, एक अगर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर से हम बना रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता ये है, पोटेशियम लेवल आर मच हायर इनसाइड द सेल। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है और सोडियम बाहर ज्यादा होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल कंसंट्रेशन है। ये अनइक्वल कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, सोडियम पोटेशियम होता क्या है कि यहाँ पे जो पोटेशियम जो है, ठीक है, पोटेशियम, दो पोटेशियम अंदर आते हैं, दो पोटेशियम, 2 पोटेशियम जो अंदर आते हैं और 3 सोडियम बाहर जाते हैं, है ना। और इस ये प्रोसेस करने में क्या यूटिलाइज होता है, एटीपी का यूज होता है, एटीपी यूज होता है। ये अनइक्वल कंसंट्रेशन, बात फिर यहीं पे घूम के आती है कि ये अनइक्वल कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जो क्या है, अब देखिए पहले हम बोले थे ना कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा में अब थोड़ा इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में जाते हैं, वहां पे था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम था कि वो था कि प्रोटेक्ट करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, सेल के एक नॉर्मल जो अल्टीमेटली हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा था कि हेल्थ को मेंटेन करना। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यानी सेल के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कर रहा है। उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो अनइक्वल कंसंट्रेशन है, यानी जो अनइक्वल कंसंट्रेशन मतलब मान लें कि नॉर्मल इन्वायरमेंट है, ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल को मेंटेन करने के लिए ये पंप काम करता है। और इस पंप को काम करने में सेल का लगभग 30% तक का एनर्जी जो है एटीपी यूज होता है, ठीक है। अलग अलग सेल में अलग अलग सोडियम पोटेशियम पंप का नंबर होता है, तो वो अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन ये चीजें हैं कि हाँ
ये अनइक्वल कंसंट्रेशन, ये नॉर्मल कंडीशन, इसको मेंटेन करने के लिए इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर और भी फंक्शंस है इस ट्रांसपोर्टेशन के जो अलग अलग देखेंगे। फिलहाल तो ये है कि इसको मेंटेन, यानी एक अनइक्वल कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो पंप काम करता है।